नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे गुजरात चुनाव की। गुजरात में चुनावी माहौल के पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। हर पार्टी ने अपनी ओर से भरपूर ताकत लगाई है। सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं, उसी के आधार पर वोट मांगे हैं। महिलाओं को टारगेट किया गया है। फ्री की रेवड़ियां जमकर के बटी हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। इलेक्शन कमीशन को निर्देश देने के बाद आम लोगों में ये चर्चा भी है कि ये सब चीजें पूरी कैसे होंगी। मैं रेवड़ी इस वजह से कह रहा हूं कि जब एक पार्टी अपनी ओर से अनाउंस करती है तो वह कहती है कि ये लोकतंत्र है और जनता के प्रति समर्पित सरकार होती है, वो जनहित के कार्य इसी तरह से करती है। लेकिन दूसरी पार्टी उसे काउंटर करने के लिए कहती है कि ये महज रेवड़ियां हैं। हेलो, हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम देखें गुजरात में देश की निगाहें टिकी हुई है। वजह साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से आते हैं और उनका होम स्टेट है। गुजरात मॉडल लेकर के ही वो दिल्ली बहुत किया था उन्होंने, जिसमें सफल भी रहे। लेकिन अभी जनता उस गुजरात मॉडल को लेकर के क्या कहती है, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव परिणाम जब 8 दिसंबर को आएंगे तो सबकी निगाहें भी उसी पे टिकी होंगी। यह तो सब कुछ मान के चल रहे हैं कि वहां पे रिजल्ट क्या लग जाएंगे, कुछ लोगों का ये कहना है। लेकिन मेरी कुछ पत्रकारों से बात हो रही थी कि वहां पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत कम है। जो रुझान दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई दे है। वो चले सोचा आम आदमी पार्टी आदर्श हो। बड़ी पशुपेश की स्थिति है कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। तो चलिए मैं चर्चा करूंगा और श्याम जी आपकी देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि आज जो चुनाव होने वाले हैं पहले चरण अभी के, जो गुजरात की स्थिति है 89 सीट के लिए फर्स्ट फेज के है। जी मैं योगेंद्र जी मैं कह रहा था पहले चरण के चुनाव के लिए शोर शराबा जो हो रहा था थम गया है। ये बात सही है कि देखिएगा कि नरेंद्र मोदी को देश में राजनीति करनी है तो इसके लिए गुजरात का चुनाव जीतना उनके लिए बेहद जरूरी है। चाहे भले उन्होंने गुजरात छोड़ दिया हो और कहा होगा गंगा मैया ने बुलाया, गंगा मैया के पास चले गए, लेकिन गुजरात इसलिए जरूरी है कि उनका कर्म स्थल और जन्मभूमि पहले गुजरात रही है। उसके बाद अमित शाह दोनों के दोनों जो देश के शासन को चला रहे हैं, इसलिए गुजरात को किसी भी कीमत पर वो जीतना चाहते हैं। अब देखिएगा जो 1 तारीख को जो मतदान होना है वो सौराष्ट्र के 12 आते हैं, उसके अलावा जिले आते हैं और बाकी के जिले आते हैं। तो ये मान के चलिएगा कि ये पहला चरण में ही जहां पर आपके झूला टूटा था और उसका क्षेत्र भी आता है, वहां पे भी मतदान होना है। तो ये देखिएगा कि द्वारका में मतदान होना है, जामनगर में मतदान होना है, जहां पर अब देखिएगा इतने दिन से मोदी जी शासन कर रहे हैं। गुजरात का मॉडल सब जगह दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो बातें कही है कि मैं द्वारका में वो मूर्ति बनाऊंगा जो विश्व में कहीं पे भी नहीं होगी, जिस प्रकार से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, उस तरह से द्वारका में भी अब बनाना चाहते हैं। वो उससे जब रहे थे जब तक याद नहीं आई, क्योंकि गुजरात का चुनाव नहीं जीतेंगे तो फिर देश का चुनाव जीतेंगे कैसे। तो गुजरात कुछ भी ले ले हमसे, लेकिन गुजरात हमको जिता करके भेजे जिससे कि हमारा भविष्य बना रहे, नहीं तो हम देश का सेमीफाइनल हो रहा है। देखिए गुजरात के चुनाव में मोदी जी का जो सर्कमस्टांसेस रहता है, जिस भी क्षेत्र में वो जाते हैं रात को अपने पुराने लोगों को बातचीत करते हैं टेलीफोन पर, कहते हैं भाई देखो अब मैं चुनाव में आ रहा हूं कल आपके क्षेत्र में, आप वहां पे मौजूद रहना, आपके लोगों को लेके मौजूद रहना। तो जिस तरह की प्रवृत्ति नरेंद्र भाई मोदी एक दिन पहले करते हैं, बातचीत करके अपने पुराने लोगों को सक्रिय करने का कोशिश करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं मैं आपका हूं और मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूं, अगर आप नहीं मिले तो ठीक नहीं होगा। और मेरे लिए चुनाव गुजरात के लिए नहीं, ये मेरे लिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का ताज पहना हुआ हूं और इस ताज को गुजरात ने पहनाया है।
इसलिए गुजरात के चुनाव के लिए अहमियत उनके लिए इसी प्रकार से बनी रहती है। और वो चुनाव में जिस प्रकार से अहमियत दिखाते, देखिए देश के चुनाव में इतनी सक्रियता नहीं दिखाते हो जितनी कि आज गुजरात के चुनाव में दिखा रहे हैं बाकी राज्यों में। लेकिन वो रात को हर विधानसभा क्षेत्र में जहां जा रहे हैं वहां के लोगों को पुरानी बातों को याद करके टेलीफोन करते हैं, और जगह पे नहीं करते, और बताने का प्रयास करते हैं मैं आपका हूं और कल मैं मिलूंगा। और देखिए वहां जाते हैं तो मिलते भी और कहते हैं सक्रिय हो जाइए। और आप पार्टी ने और जो क्या लगता है श्याम जी क्या लगता है? देखिए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उनका अपना एक राजनीति में कद है। अगर वो किसी से बात करते हैं उसकी अपना एक अहमियत होती है, वो बात करते हैं। आज राहुल गांधी अगर कांग्रेस के किसी रूठे नेता से बात करेंगे तो उसका अपना एक वजूद होगा। केजरीवाल किसी आम आदमी पार्टी के रूठे नेता से बात करते हैं या किसी कार्यकर्ता से बात करते हैं तो उसमें एक जोश पैदा होता है। पार्टी की लीडरशिप अगर किसी आम कार्यकर्ता से, आम आदमी से बात करती है तो उसका अपना एक वजन होता है, उसका एक मैसेज भी होता है। मैं लौटूंगा आपके पास में, स्नेहल जोशी जी के पास में जाना चाहूंगा। स्नेहल जी, इस बार का जो इलेक्शन, दो बातों में मैं चर्चा चाहूंगा। लंबा समय हो गया, 27 साल को भाजपा को गुजरात में हो चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज है, या जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात नहीं छोड़ पा रहे, अमित शाह को डेरा डालना पड़ रहा है, ये बड़ी वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है? ये कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का दावा है। एक तो ये। दूसरा, गुजरात महत्वपूर्ण इस वजह से है कि 2024 से पहले अगर गुजरात में कुछ गड़बड़ होती है तो अलग तरह का मैसेज जाएगा। तो चुनौतियां हैं आपके सामने। योगेंद्र जी, ये आपने जो दो प्रश्न पूछे हैं उसके संदर्भ में मैं कहूंगा कि पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता के आशीर्वाद मिल रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि पिछले सालों के जो भी इकाई के चुनाव आप देखे उसमें भारतीय जनता पार्टी की ज्वलंत जीत हुई है। तो ये चीजें बताती है कि जनता का जो आवाज है, जनता का जो साथ रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो रात दिन हम उनके साथ रहकर उनकी छोटी बड़ी सभी तकलीफों को समझकर उसका जो हल लाने का प्रयास और जनता की सेवा कर रहे हैं उसको जनता ने सराहा है। साथ ही साथ हम अगर देखेंगे तो राष्ट्रव्यापी जो भी मुद्दे हैं, जैसे 370 का हटना, विरोधी कहते थे कि पूरे देश में खून की नदियां बहेगी, ये हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर की भी अगर हम बात करें तो स्वाभाविक है हमारे ऊपर हंसते थे कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे आप, पर तारीख आप नहीं बताएंगे। तो इस प्रकार के जो तंज कसे जाते थे और इस प्रकार की जो निम्न कक्षा की जो बातचीत होती थी, इन सबसे ऊपर उठकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो आज विश्व में बहुत ही एक बड़े पटल पर एक नेता के रूप में भी उभरे हैं, तो उन्होंने आज भारत को ये हमें गर्वान्वित किया है। जब तक गुजरात की बात है तो काफी सारी जगह पर चर्चाएं होती है कि मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी गुजरात आते हैं, गुजरात में प्रचार करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में हमारे ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं एक प्रधान सेवक हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, और उसके नाते उनका जो फर्ज है कि लोगों के साथ अपनी की हुई बातों को साझा करना, लोगों के साथ आकर बात करना, लोगों के बीच में रहकर जब चुनाव आते हैं खास करके, तो हमने जो जो काम किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर और ये राज्य के स्तर पर, तो प्रदेश के और राष्ट्र के जो भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है उसके बारे में लोगों को अवगत कराने की ये उनकी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी के भाग स्वरूप वो लोग यहाँ पर आके ये कैंपेन करते हैं। और गुजरात उनका खुद का घर है, वो गुजरात के बेटे हैं, तो गुजरात का प्रेम सदैव था, मिलता रहा है और आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा। जो भी ये नैरेटिव छोटे मोटे ये फैलाते हैं कि 27 साल हो गए, आपको इतना आना पड़ता है, आपके यहाँ मुख्यमंत्री आते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकारें सभी राज्यों में है। आज ही आप देखिए कि गोवा के मुख्यमंत्री जी आए थे, कल असम के मुख्यमंत्री आए थे, तो वो भी एक कार्यकर्ता के नाते, इतने बड़े दायित्व उनके पास होने के नाते, उनके राज्यों में जो जो अच्छे काम हुए हैं वो आके गुजरात की जनता के साथ उसके बारे में बातचीत करते हैं, अलग अलग जगह पर सभाएं का संबोधन करते हैं, और डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी वो लोग आज भाग ले रहे हैं गुजरात में। तो इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर है वो सभी, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं जयदीप जी का रुख करना चाहूंगा। जयदीप जी, क्या लग रहा है आपको इस इलेक्शन में? पहला दौर का चुनाव प्रचार थम चुका है, 89 सीट के लिए 1 तारीख को मतदान होना, क्या रिएक्शन आपका इस पे?
सर इस बार आप देखोगे तो वो लोग घुटनों के बल आ गए। उनके पास पब्लिक नहीं होती तो 500-500 रुपए देने के लिए कितने बहुत सारे वायरल हमारे अंकलेश्वर में भी हुआ है। आज भी बहुत सारे वायरल हुए हैं कि मोदी जी की भीड़ लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं, पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखोगे तो कम हो करके कुछ है कोई मानसिक योगदान, उनसे पब्लिक इकट्ठा करनी पड़ी है, पब्लिक रैली में उसको लाना पड़ता है, तब पब्लिक आ रही है। आप देखोगे 2-3 दिन पहले लोग नारा दिला रहे थे 300 रुपए में 2 घंटे ही बैठे, उसके अलावा वो लोग उठ के जा रहे थे प्रधानमंत्री की रैली से। अब उसके बाद में आप आओगे गुजरात मॉडल पे, तो गुजरात मॉडल देख लो साहब, आपके 19% टोटल पॉपुलेशन आपका गरीब है, और वो कुल मिला के 2 करोड़ के आजू बाजू, जो बहुत कम है अपना ऑल ओवर इंडिया का देखोगे तो 60 रुपया जो कमा नहीं पाते, तो 60 रुपया भी नहीं कमा पाते 2 करोड़ गुजराती लोग। उसके बाद आप एजुकेशन का हालत देखो, उन लोगों ने एजुकेशन माफिया को पूरा का पूरा सिस्टम बेच दिया है। 6000 स्कूलें बंद कर दी। अभी एजुकेशन उन्हीं के गवर्नमेंट के डेटा है कि भाई हम लोग 34 में से 32 नंबर्स पे है, और उसके पीछे झारखंड और बिहार दो ही इतने पिछड़े है। स्मृति ईरानी अभी बहुत दिन से यहाँ पे रुकी पड़ी हुई है, और जो गैस का बोतल लेके चल रहे थे उन्होंने खुद पार्लियामेंट में बोला कि 3rd हाईएस्ट कुपोषित बालक गुजरात में पड़े। तो ये उनका गुजरात मॉडल है। और आप दूसरी बात कर रहे हो कि कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने उनके खुद के ही 25 अपक्ष लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो 1 साल से लोगों के साथ जुड़ी हुई है। हमने बड़ी बड़ी जनसभाएं करने से बेटर हमने लोगों के साथ जुड़े हुए, हर बूथ पे हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं, हर बूथ पे हम लोगों ने 25 लोगों को बनाया हुआ है, तो बूथ लेवल पे वो काम किया है। उसके बाद में आप देखो महंगाई कितनी है। महंगाई में गुजरात आप देखोगे तो 350 रुपए का जो गैस का बोतल 400 रुपए में मिल रहा था, वो आज 1200 रुपए में चल रहा है। आज मध्य वर्ग जैसा कुछ रहा ही नहीं, सब गरीब वर्ग में ही आएंगे। उनका जो अदानी अंबानी का जो मॉडल है, आप अभी वो लोग बोलेंगे कि हम लोग गुजराती को बढ़ा रहे हैं, तो गुजराती का वो भी है कि आपका पूरे देश में 23 करोड़ नए गरीब बने हैं, और आपके जो जिसके प्लान में मोदी जी घूम रहे थे, उसको वर्ल्ड का 2nd रिचेस्ट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेच के उनको बनाया। सरदार पटेल का जो स्टेडियम था, वो खुद जीते जी अपने आप को नेहरू की जगह अमल करना चाहते हैं कि भाई वो लोग बड़े बड़े नेता थे, मैं भी अमल हो जाऊं। बट इस तरह से ओछेपन से, अटल बिहारी वाजपेयी का एक कविता की पंक्ति थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता। तो मोदी जी इतने डरे हुए हैं। आप सोचो, सूरत में 3 शादी चल रही थी। जयदीप, आपने कहा आपको पैसे देके बुलाया जा रहा है। जयदीप जी, आपने कहा कि भाजपा की सभाओं में पैसे देके बुलाया जा रहा है। कांग्रेस की सभाओं की क्या स्थिति है? भीड़ आ रही है कांग्रेस की? और आ रही है तो सभा ही नहीं कर रही है भाई साहब। कांग्रेस सभा नहीं कर रही है, कांग्रेस की यात्रा यहाँ आ नहीं रही है। कांग्रेस में भीड़ की बात आप कहाँ कर रहे हैं योगेंद्र जी? लौटूंगा आपके पास, स्नेहल जी आपके पास आऊंगा मैं। जयदीप जी से सवाल है मेरा, क्या कांग्रेस की सभाओं में भीड़, सर आपको तो कैसे जुट रही हो भीड़? आपको जनसभा देखनी है और आवाम देखनी है, तो कल गेनीबेन ठाकुर और जो थराद में गुलाब सिंह राजपूत की रैली देख लो आप, कितनी जनसैलाब थी वहां पे। राहुल जी आए थे तो हमें बिना कोई भी कोई सरकारी, पहले तो मोदी जी आते थे सरकारी बस थी तो वो लोग इकट्ठा कर लेते थे। हम कोई भी गवर्नमेंट कोई भी बेनिफिट लेने बिना भी लोग आम जुड़ रहे हैं। आप वलसर की देख लो रैली जहाँ पे आए थे राहुल जी। और सर मैं उसमें अडप्ट करना चाहता था कि वो लोग जो बात कर रहे थे कि हम लोगों का एक चक्री शासन चल रहा है, तो सर लास्ट टाइम 150 सीट का अमित शाह बोले थे 99 पे आ गए थे, और 30 सीट ऐसी थी जो 300 से 3000 के बीच में वो लोग जीते थे पतली बहुमत से। तो इस बार ऐसा है कि लोगों को जो मुद्दे, लास्ट टाइम सिर्फ 3 आंदोलन चल रहे थे, इस बार 22 आंदोलन। लोगों की 3-3 महीने की लड़कियां लेके वो आंगनबाड़ी की लड़कियां गांधीनगर में बैठी हुई थी। उन लोगों ने बड़े बड़े नेताओं से सेटिंग करके जो आंदोलन खत्म किए थे, आचार संहिता की वजह से वो लोग बैठ नहीं पाए थे। आप लोग किसानों की बात करें, 2021 में बोला था कि किसानों की आय दूर करोगे, उनकी जो इनकम चल रही थी वो भी आधी कर दी आपने। आप खातर का भाव देख लो गुजरात में आके, ये क्या भाव 350-400 रुपए का चल रहा था, 1200 रुपए में मिल रहा है खातर। बियारण मिल नहीं पा रहे, खेडूतों को जो स्ट्रॉम आया था उसकी वजह से जो बेनिफिट देने थे वो नहीं दे पाए। और उसके बाद की बात करें तो हमने कांग्रेस की जवाब दिलवा रहा हूं। ये व्यक्ति आपकी चैनल को उनकी ओछी राजनीति का माध्यम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत ही कड़ी आपत्ति है योगेंद्र जी। इस प्रकार के झूठ यहाँ पर ये बोले जाते हैं, आप सही सुन ही नहीं पाओगे। स्नेहल भाई आप बात छोड़ दो, मैं पार्लियामेंट के भीतर दूंगा आपको। आप सच बोल ही नहीं पाएंगे। आप माननीय प्रधानमंत्री की बात कर रहे होते। जयदीप जी मैं लौटूंगा, स्नेहल जोशी को मैं वक्त दे रहा हूं, मैं आपके पास में लौटूंगा, इनके बाद में आप ही के पास में लौटूंगा। स्नेहल जोशी जी आपने सुना अभी पहला आरोप आप पे लगाया कि पैसे देके प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ बुलाई जाती है। दूसरा आरोप आपने सुना कि सरकारी लवाजमे का, यानी कि सरकारी जो संसाधन है उनका दुरुपयोग करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है लेकिन जनता खारिज कर रही है। ये कांग्रेस का आरोप है, आपने सुना होगा खुद ने भी।
स्नेहल जोशी जी, आपसे सवाल है मेरा ही। जी एक बार सवाल दोहराएंगे, लास्ट वाला मुझे सुना ही नहीं दिया। दो आरोप अभी आप बीच में आ रहे हैं। एक तो यह है कि बीजेपी प्रधानमंत्री वो मैंने सहित सुन ली है, उसके बाद आपका क्या सवाल? दूसरा इनका है कि सरकारी संसाधनों का, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो असेट्स हैं उनका दुरुपयोग करके सरकार बनाना चाहती है बीजेपी। योगेंद्र जी, आप एक काम करें, आप आज से पहले 27 साल के चुनाव का और इनके पहले की डिबेट्स, पिछले चुनाव की भी देखिए। ये सभी उनकी घिसी पीटी बातें हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इस प्रकार से पैसों का ये देना, अगर ये होता है तो कोई ने आगे आके कुछ बात नहीं की। कांग्रेस की अवस्था आज इतनी खराब है गुजरात में और भारत में कि भारत जोड़ो यात्रा की जो परिवार बचाओ यात्रा है उसको भी वो लोग यहाँ पर लेकर नहीं आ रहे। योगेंद्र जी, उनके नेता सिर्फ एक बार आते हैं और आज इनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कि उनके पक्ष के सर्वोच्च आसन पे उनको आसीन किया गया है, उन्होंने अपने भारत के प्रधानमंत्री को रावण कहकर बुलाया है, रावण कहकर संबोधन किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये स्तर पर जाने की क्या जरूरत थी कि अपने देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार से रावण कहना, गुजरात के एक बेटे को इस प्रकार से रावण कहना, ये ना कि भारत का बल्कि गुजरातियों का भी बहुत ही घोर अपमान है। मैं मानता हूं कि उन्हें इस मामले में गुजरात की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनके जो रघु शर्मा और टीम है वो पीछे लीपापोती करने अभी आ गए हैं और कुछ दिनों तक वो करेंगे, पर ये गुजरात की अस्मिता पर उन्होंने ठेस पहुंचाई है। और इस प्रकार से गुजरात के एक बेटे को आपने रावण कहा, और वो भी इतने सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री है। तो मैं मानता हूं कि ये जो पार्टी है योगेंद्र जी, इनके पास कोई ना तो मुद्दे है, ना तो कार्यकर्ता है, ना तो समर्थन है, और ये पूरी ऊपर से नीचे तक एक परिवार की पार्टी जो हो चुकी थी वो अभी खोखली हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो मेरे भाई यहाँ पर आए हैं वो बेबुनियाद कुछ भी मन गढ़ंत बातें करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चरण की 89 सीट के लिए इलेक्शन कैंपेन जो है थम चुका है। 5 बजे उसका टाइम था और उसके बाद में 1 तारीख को आप लोगों को वोट डालना है। उसको लेकर के मैं एक रिएक्शन चाहूंगा आपका। जी, मैंने कहा कि फर्स्ट फेज का जो कैंपेनिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह हो रहा है। दूसरे फेज में, मैं जहां पर रहता हूं वहां पे दूसरे फेज में चुनाव है, यहाँ पर अभी भी कैंपेनिंग बहुत अच्छी तरह जारी है। हर एक स्तर पर हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी भी अहमदाबाद और गुजरात के कई इलाकों में मैं रोकना चाहूंगा। जयदीप जी आपके पास जाना चाहूंगा कि राहुल गांधी यात्रा भी नहीं लेकर के आए। ये केवल स्नेहल जोशी की बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री से लेके सारे बीजेपी के वर्कर्स कांग्रेस को घेर रहे हैं कि राहुल गांधी ने रूट बदल दिया। गुजरात में नहीं आए तो भी कुछ करके नहीं जा सके। और अभी आपने सुना एक आरोप और लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा महज एक परिवार को बचाने के लिए यात्रा की जा रही है ताकि राजनीति में अस्तित्व बचा रहे। ये बीजेपी का आरोप है, हर मंच से लगाया जा रहा है कांग्रेस पर। सर वो उनकी बौखलाहट है, और स्नेहल जी भी ऐसे कभी बोलते थे तो उनकी बौखलाहट आज उनके व्यक्तित्व में और उनके वो जो बोल रहे हैं उसमें भी दिख रही है। आप क्या बात कर राहुल गांधी की? आपकी किसी नेता की औकात है? मैं औकात बांध जिनका यूज कर रहा हूँ कि किसी का औकात है कि 2100 किलोमीटर चल के बताएंगे। हाँ सर, आपकी हिम्मत ही नहीं है, आपकी हिम्मत ही नहीं है सर, आपकी हिम्मत ही नहीं है, आपकी हिम्मत ही नहीं है। आप जनता के बीच में जाओगे, उनको बोलिए सुन लीजिए, आपकी हिम्मत ही नहीं है, आपकी हिम्मत ही नहीं। आ रहा हूँ स्नेहल जी एक बात बोलने दीजिए, मैं लौटूं आपके बात में। स्नेहल जोशी जी उनको बोलने दीजिए। तो आपको पूरा सुना उन्होंने, आपको पूरा सुना, एक बार सुनिए जयदीप, आप कंटिन्यू करिए। उनकी हिम्मत ही नहीं है, उनकी हिम्मत ही नहीं है कि जनता के बीच में जाएंगे। वो लोग जनता के बीच में जाने की उनकी औकात ही नहीं है कि जनता उनको क्या करेगी। उनकी गौरव यात्रा कैसे निकली थी उनको पता है, उनके कौन से नेता चल सकते 2100 किलोमीटर। और कल हम नरेंद्र मोदी, अरे क्या बोल रहे हैं, और अगर औकात नहीं है बीजेपी की तो कैंपेन में कौन गया हुआ है? कैंपेन में कौन गया है बीजेपी चैनल के द्वारा? उनको बोल लीजिए नहीं, उनको मन की बातें सुननी पड़ती है। बहुत बड़ी बात नहीं है। चैनल्स पे जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग राजनीतिक दल कर रहे हैं उससे आप परेशान मत होइए।
हर कोई जानता है कि क्या कौन क्या कहता है। आप आपकी सुनिए चैनल जरा, को आपत्ति है कि नहीं है? मैं वही आप एक बार पूछना सुनिए, चाहता हूं सुनिए, योगेंद्र जी, सुनिए। आपको आपत्ति नहीं है ना? अगर बीजेपी की औकात नहीं है तो बीजेपी की औकात नहीं है तो प्रचार करने कौन जा रहा है? बाहर से बुलाएं लोगों को। योगेंद्र जी, मैं बोल रहा कि उनके मन की बात, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है बीजेपी के प्रवक्ता को कि उनका मन की बात सुनाई जाती है, वो लोगों को बोला ही नहीं जाता है। घर घर पे भी कोई सुनते हुए आगे बोलते ही रहेंगे बीच में। तभी मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने जो बोला उनको कि 2100 किलोमीटर राहुल जी चले और कौन से मुद्दों के साथ चले हुए। कल नरेंद्र भाई सूरत में आए थे, 3 बेटियों की शादी चल रही थी, उनकी वारी खाली करने में आई थी। उनको क्या, कौन सा डर है? वो अपने गुजरात में उनको डर रहा है कि गुजरात में लोग क्या कर रहे हैं, उनको उनकी गौरव यात्रा में लोग क्या कर रहे हैं। तो सर ये डर की बात है, और राहुल जी बोल रहे थे डरो मत, और आप बोल रहे हो कि आपका खड़गे जी के बयान को लेकर के बीजेपी आग बबूला हो रही है। खड़गे जी के बयान को लेकर के बीजेपी आग बबूला है, उस पर भी मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। समय बहुत कम है, अब जल्दी निपटाइए। हाँ जी सर, वो उनका क्या है कि वो लोग जैसे राहुल जी का करेंगे, जो आधा घंटे का भाषण होगा उसको 20-30 सेकंड का करेंगे, और वो जुड़ा के उनके सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू चलाते रहते। और आप भाषा की बात कर रहे हो, आप भाषा की, तुम कांग्रेस के आपने वही बोला भाई साहब, और आपकी आप आरोप लगे तो जवाब क्या दूंगा मैं? चलिए बस थोड़ा सुनिए, आप इतना क्यों रहे, इतना हड़बड़ा क्यों रहे? आप हार गए पता है सबको, तो थोड़ा सुन लीजिए। आप हर बार मन की बात मत सुनिए, आप मन की बात मत सुनिए, आप मन की बात सुन लीजिए। मेरा काम की आपसे सवाल है जी, अपने अपनी बातें हैं, अपने अपनी तरीके से कहेंगे, लेकिन हमें कुछ धैर्य के साथ में 8 तारीख का इंतजार करना होगा। देखिए योगेंद्र जी, अगर भाजपा ने अब जाके कहा है कि हम केजी से पीजी तक बच्चियों का एजुकेशन फ्री करेंगे, इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का बीमा देने की बात कही है, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 25,000 करोड़ हम सिंचाई के लिए खर्च करेंगे, और 10,000 करोड़ रुपए जो कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित गोदाम बनाने पर। अब देखिएगा, ये बात तो सही है कि भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि देश का चुनाव इस चुनाव पर टिका हुआ है। यदि ये चुनाव भाजपा नहीं जीतते तो देश का चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसलिए मोदी जी ने और अमित शाह चुनौती मान के चल रहे हैं आप इसे। चलिए, मैं शाम की माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, खास खबर में हम चर्चा कर रहे थे, गुजरात में फर्स्ट फेज के इलेक्शन कैंपेन रुक गया है और सोमवार या 1 तारीख को उसके लिए वोटिंग सबकी निगाहें गुजरात पे इस लिहाज से टिकी हुई है कि गुजरात मॉडल अभी तक क्या रंग जमा पा रहा है, या अभी तक भी प्रधानमंत्री बन करके जाने के बाद भी गुजरात मॉडल कंटिन्यू कर रहा है। ये रिजल्ट 8 तारीख को आएंगे, तभी कुछ पता चल पाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि इंटरेस्टिंग है इलेक्शन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।